आज जो हमारा जिस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारा मेन चैप्टर भी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, देखिए बहुत बुक में बहुत सारी बातें आपको लिखी हुई मिलेंगी। कोई बोलेगा स्टैटिक करंट ये होता है, कोई बोलेगा डायनेमिक करंट ये होता है। ठीक है, अब बच्चा को पता नहीं ना, ये मसालेदार क्या कहते हैं ना, बुक पढ़ने में बड़ा मजा आता है। काम की बात करो यार। ठीक है, जो तुम्हारे बोर्ड में आता है, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, उस पर ज़्यादा फोकस। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करते हैं, नॉर्मली जैसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो इसके डेफिनेशन को भी प्रॉपरली हम लोग लिख लेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंडक्टर का डायग्राम बनाएंगे। ठीक, ये है हमारा कंडक्टर। ठीक, जो वायर हम लोग देखते हैं जनरली हमारे घर वगैरह में लगता है। इस कंडक्टर में हमको क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, तो इस कंडक्टर में हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको दिखाई देगा, क्या क्या दिखाई देगा। तो दिखाई देगा कि सर इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, और क्या दिखाई देगा सर इस वायर का लेंथ है, और क्या दिखाई देगा इस वायर का मटेरियल, ये किस चीज के मटेरियल से बना। ठीक, तो हम लोग आगे चल के आएंगे कि जब हम लोग किसी भी, ठीक है, कंडक्टर की बात करते हैं, अगर हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं तो ये तीन चीज हमारे दिमाग में उसी समय आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए, एरिया, लेंथ, रो, यानी कि रेजिस्टिविटी, या फिर इसका इन्वर्स लेंगे तो कंडक्टिविटी। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन वर्ड यहाँ पे यूज किया है। क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब होता है ये। ठीक है, तो यानी कि ये कहना चाह रहा है कि इस क्रॉस सेक्शन से जितना भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया है ये। ठीक है, डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए कौन सा वर्ड यूज किया, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्यू की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो एक क्रॉस सेक्शन से जितना भी क्यू फ्लो करेगा पर यूनिट एरिया, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया है, रेट। और हम बहुत पहले आप लोगों को बताए हुए, रेट का मतलब क्या होता है, एनीथिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली हम लोग अगर देखें इसको, ठीक है, मैथमेटिकली अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए तो क्या मिलेगा हम लोग को, मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज जो कि ऑलरेडी फ्लो कर चुका है, फ्लो। ठीक है, और इस चार्ज को फ्लो करने में जो टाइम टेबल लगा है अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब चार्ज को फ्लो करने में, ठीक है, टोटल चार्ज को फ्लो करने में जो टाइम लगा है उसको कहेंगे। यानी कि अगर हम लोग आई को यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक करंट बताते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज मतलब क्यू और टाइम मतलब स्मॉल टी। है, क्यू अपॉन, ओके, क्यू अपॉन टी। ठीक, बहुत ही सिंपल सा चीज है। अगर इसके थोड़ा सा यूनिट वगैरह की बात कर ली जाए तो आई इज इक्वल टू होता है भाई साहब क्यू अपॉन टी। ठीक है, तीनों की एक एक बार बात कर लेते हैं। आई का मतलब क्या हो गया, यूनिट में एम्पियर। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि वन बाय वन सबको बताना पड़ेगा ना। तो एम्पियर हो गया कैपिटल ए। ठीक, क्यू के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, ऐसा यूनिट सी होता है कूलम। और टाइम के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेकेंड। ठीक, तो अगर हम लोग एम्पियर की बात करें बाबू तो क्या हो जाएगा, ये कूलम पर सेकेंड। यानी कि यहीं पे अगर हम लोग बात करें 1 एम्पियर करंट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। और इससे फिर हम लोग को 1 कूलम का 1 एम्पियर का क्या हो जाएगा, डेफिनेशन मिलेगा। कोई दिक्कत है। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज क्या कहेंगे हम लोग। ठीक है,
1 एम्पियर करंट को अगर डिफाइन करें हम लोगों को, ठीक है, अभी बहुत सारा चीज आएगा, अभी तुमको लगेगा कि अरे ये सब तो जान रहे हैं, बस देखते रहो, बहुत सारा चीज नया मिलेगा। 1 एम्पियर करंट कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में कहीं से भी फ्लो करे। ना मटेरियल से कोई मतलब है, ना ही उसके लेंथ से कोई मतलब है, ना ही उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से मतलब। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको हम। What we can define is current through any cross section is independent of length of wire, cross section of wire और मटेरियल ऑफ वायर। ठीक है, 1 एम्पियर करंट का मतलब है 1 कूलम पर सेकेंड, कहानी खत्म। कौन से मटेरियल से आया, कौन से क्रॉस सेक्शन से आया, कितने लेंथ में आया, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चल, तो यहां तो हो गया I इज इक्वल टू Q बाई T। लेकिन यही चीज अगर स्मॉल चार्ज के लिए अगर होता है तो सपोज करो कि पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ से पॉइंट बी हम लोग ले लिए और यहाँ से यहाँ तक नेट फ्लो चार्ज का कुछ अमाउंट होगा। सपोज करते हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में फ्लो किया इधर से इधर। ठीक है, चलो, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा इसमें? डेल्टा क्यू, और नेट टाइम क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि एक छोटा सा हमको लेना पड़े, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी का जो रेशियो है, यानी कि ये जो करंट है ये बहुत ही छोटा करंट को बताए। और बहुत छोटा का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत छोटा करने का मतलब बहुत छोटे टाइम पीरियड में, यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 टाइम पीरियड के लिए अगर हमको करंट को डिफाइन करना, टाइम को लिमिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? आई शुड बी फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। मतलब आई टाइम पे डिपेंड करना शुरू हो जाएगा। कैसे डिपेंड करना शुरू हो जाएगा? मैथ वाले को बहुत आसानी से समझ में आएगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है, और ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, जहां डेल्टा टी इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्या? चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी कि ये हम क्यों जान रहे हैं? क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इसका यूज आएगा। अगर मान लो बहुत लंबे समय के लिए बहुत अमाउंट में चार्ज गया है, तो चेंज इन टाइम अपॉन चेंज इन चार्ज का रेशियो निकालेंगे, चार्ज अपॉन रेशियो करके। लेकिन अगर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अगर फ्लो करे, तो उसको भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। ठीक है, स्मॉल टाइम ऑफ स्पेन के लिए अगर स्मॉल चार्ज फ्लो होता है, तो उसमें हम लोग करंट ऐसे निकाल, सिंपल सा बात। ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। ठीक, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कोर पार्ट में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कभी सुने हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? सपोज करो कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, एक कंडक्टर को जैसे ही बोलेंगे इसका मतलब उसका क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा लेंथ, एक हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि ये है, ठीक, और एक हो जाएगा ये जिस भी मटेरियल से बना हुआ दैट इज रो। कि जब इसको ना आप किसी बैटरी से जोड़िएगा, तो बैटरी से जुड़ने के बाद क्या होगा? जब तक इसको बैटरी से आप नहीं जुड़े हुए हैं तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये न्यूट्रल होगा। जैसे ही आप किसी बैटरी से जोड़ेंगे ना, तो क्या होगा? इसके अंदर एक हलचल मच जाएगा, ठीक है, तूफान सा आ जाए। बैटरी जोड़ने से पहले, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स
ये जितने भी आपको दिख रहा है ये सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी को जोड़ने से पहले ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, रैंडम मोशन में थे। ठीक, जब बैटरी जुड़ जाएगा तो सबका मोशन किधर हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। सबका मोशन किधर हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। लेकिन जब तक इसमें बैटरी नहीं जुड़ा हुआ था, बिफोर बैटरी अटैचमेंट, ठीक, हर इलेक्ट्रॉन का एक रैंडम वेलोसिटी था। हर इलेक्ट्रॉन का हो सकता है v1 हो, दूसरे e1 का मान लो v1 हो जाएगा, e2 इलेक्ट्रॉन का मान लो v2 हो जाएगा, e3 इलेक्ट्रॉन का मान लो v3 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक अलग वेलोसिटी था, जिसको तुम रैंडम मोशन बोल सकते हो। फिजिक्स में इसको बोला जाता है रैंडम मोशन। ठीक, रैंडम मोशन। तो जो रैंडम होता है उसका मीन वैल्यू कितना होता है, ठीक। अगर ये रैंडम है तो इसका मीन वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो वेलोसिटी है सबका v1 v2 v3 अगर हम लोग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 एटसेट्रा प्लस vn डिवाइडेड बाई n। n माने नंबर ऑफ वेलोसिटी, और इसका वैल्यू हमारे पास कितना आता है, 0। मतलब नो नेट फ्लो ऑफ, ठीक है, ये बात समझ में आया। और ये कंडीशन कब का है, बिफोर, यानी हम एक काम करते हैं ना कि जब हम बिफोर की बात कर रहे हैं तो हम फालतू में ना ये लगा दिए हैं बैटरी, बैटरी हटा देते हैं, बैटरी हटा दो। बैटरी जब हटा देंगे तो सबका क्या हो जाएगा, मोशन रैंडम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो रैंडम मोशन में वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ होगा क्या, एंड आंसर इज नहीं सर। ठीक, रैंडम में क्या होगा, सबका वेलोसिटी इधर उधर इधर उधर कैसे कैसे कुछ भी हो सकता है। हर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, जिगजैग, अलग अलग इस टाइप। ठीक है, तो ये क्या है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। हम लोग अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है। ये सब क्या है, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और इसका ये सब क्या है, ये सब वेलोसिटीज है। लेकिन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटीज का डायरेक्शन अलग अलग है, दैट इज दे आर इन रैंडम मोशन। And because of this random motion, the net flow of electron in a particular direction would be negligible. There is no net flow. ठीक है, अब जब इसमें आप कोई पॉजिटिव टर्मिनल को लगाएंगे, सपोज करो कि इधर कोई पॉजिटिव टर्मिनल को तुम जोड़ोगे, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जोड़ोगे अगर, तो क्या होगा, फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे तो सारा इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इसकी तरफ भागेगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन ऐड कर दें, ठीक है, कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई पोटेंशियल को अगर जोड़ दें तो ये सारा इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम यहाँ पे किसी बैटरी को जोड़ दें, किसी पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दें, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ाने से पहले हम एक बार इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है।
कि जब किसी कंडक्टर में कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ चार्ज नहीं अटैच होता है तब तक तो उसके इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं होता। लेकिन जब हम उसके क्रॉस कोई बैटरी लगाते हैं तब क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ठीक है, इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रहेगा? ठीक है। सो अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग वीडी से डिनोट करते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है जनरली वो देखा गया है कि 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड के क्रॉस होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी मतलब याद रखिएगा, वीडी वर्ड जहां भी यूज करेंगे का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सपोज कि ये मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और कल भी मैंने बताया था कि जब तक कंडक्टर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे, कंडक्टर से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट नहीं करेगा, उसका कोई भी रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा। वेलोसिटी तो होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर में अपना घूमते फिरते रहता है, बट कोई रिजल्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो जब पॉजिटिव इधर आप रखिएगा तो ऑब्वियस सी बात है सारा इलेक्ट्रॉन जो है कूदते फांदते गिरते पड़ते कहेगा कि नहीं भाई हमको पॉजिटिव के पास जाना है, हमको पॉजिटिव के पास जाना है। तो इस तरीके का एक जिगजैग मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ आप देखिएगा हर मोशन में, ठीक है, एक ट्विस्ट है। ठीक, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इस ट्विस्ट को क्या कहते हैं। ठीक, तो दिस इज बेसिकली ड्रिफ्टिंग। इफ आई से दिस इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉन, then you must understand if there is a positive charge, there is some force acting on this electron. Okay, and what is this force? That is charge into electric field. So what is the charge? E. And what is the electric field? Suppose it is, तो यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट होगा और ये होगा ये, ठीक, चार्ज के नेचर के वाइज अगर लेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम लोग माइनस के साथ लिख सकते हैं। इतना फोर्स क्रिएट होगा और इसी फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसके कारण चारों तरफ इसके क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक, तो ये क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इक्वेशन नंबर। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसका मतलब उसमें वेलोसिटी आएगा, इसका मतलब उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आएगा, और उसको भी हम लोग फोर्स में ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, वो फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो कुछ इस टाइप का इक्वेशन। यानी अगर फोर्स की बात करें, देखिए दो फोर्स दो इक्वेशन। एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण E इंटू ई यानी कि Q इंटू ई जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या होता है, चार्ज होता है, वो फोर्स क्रिएट हुआ जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ये फोर्स चार्ज की वजह से है। ये कौन सा फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, ये किसके कारण क्रिएट होता है, चार्ज की वजह से क्रिएट। ठीक है, समझ आ रहा है। और ये जो आपका नेक्स्ट फोर्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट कौन सा फोर्स है, ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्स है हमारा मैकेनिकल फोर्स, जिसको तुम कह सकते हो जो एक्सेलरेशन की वजह से मास और एक्सेलरेशन की वजह से होता है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल फोर्स। ठीक, जब ये बॉडी मोशन में आएगा एक्सेलरेशन ए के साथ तो यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स लगेगा। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टू फोर्सेस। ठीक, so minus E into E that has to be equal to this। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हमारा A इज इक्वल टू आ जाएगा बाबू -E
E दिखाई दे रहा है सबको? हेलो, यस सर। वेरी गुड। और यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा? M। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको क्या दे दिया? ये इक्वेशन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हमको एक्सेलरेशन दे दिया। क्या दे दिया? एक्सेलरेशन दे दिया। और अगर हमें ड्रिफ्ट निकालना है, ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, तो हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक, सो अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, चूंकि हमें निकालना है वेलोसिटी किसका? इलेक्ट्रॉन का। ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी निकालना है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालने के लिए अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को लगाना है, तो हमें हर वो चीज की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो किसकी चीज को अप्लाई करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या क्या अप्लाई करेंगे, क्या क्या नीड होगा इक्वेशन ऑफ मोशन में। हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर में कितने वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लाने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का जो कंपोनेंट्स है उसको लाना पड़ेगा। और इक्वेशन ऑफ मोशन का कंपोनेंट्स क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन का कंपोनेंट होता है इनिशियल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन का कंपोनेंट होता है फाइनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन का कंपोनेंट होता है क्या? एक्सेलरेशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन का कंपोनेंट होता है टाइम। ये 4 फैक्टर चाहिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को लाने के लिए, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकलने वाली बात ही नहीं है, ये बहुत छोटे लेवल पर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर 1। ठीक, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, तो इस इलेक्ट्रॉन नंबर 1 का इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं u1। कोई दिक्कत है? फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग v1। ठीक है, एक्सीलरेशन इसका मान लेते हैं हम लोग a1। ठीक, और एक थर्ड चीज आएगा, एक फोर्थ चीज आएगा टाइम, उसको मान लेते हैं τ1। अब बताते हैं कि ये टाइम को टाउ क्यों बोलते हैं। लुक, इन दिस इक्वेशन ये इलेक्ट्रॉन यहां से जर्नी स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे आके ये टकराया। ठीक है, टकराने के बाद क्या आता है? हर कॉन्जिक्यूटिव क्या हो रहा है हमने आपको बताया, अभी रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा है। ठीक है, नहीं तो हमको कर्नल्स लॉ बताते हैं। आप यही समझो कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकलता है, फास्ट होता है, फिर एक दूसरे एटम से टकरा जाता है, रास्ते में ऑब्स्ट्रकल होता है, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठेगा, स्पीड में आएगा, फिर दूसरे एक एटम से टकराएगा और ये रुक जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हो सकता है कि ये अपना रास्ता चेंज करके आगे बढ़ेगा, फिर किसी दूसरे एटम से जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन 1 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1। यहाँ टकराने के समय इसका वेलोसिटी जो कि 0 हो जाएगा टकराने के बाद, वहां पे टकराने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1। इस बीच में इसका जो ये टाइम होगा उसको हम लोग बोलेंगे τ1, और इसके अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे हम लोग a1। इन द सेम वे जो नेक्स्ट मोशन इसका होगा, इसके लिए हो जाएगा ये u2। उसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी टकराने से पहले हो जाएगा v2। टाइम जो इसमें लगेगा ये हो जाएगा τ2, और एक्सीलरेशन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा ये हो जाएगा a2 एंड सो ऑन। We can write equation of motion for every collision. Is it okay? We can write what? Equation of motion for every collision. So for this motion, we can have equation of motion as v1 is equal to u1 plus, ठीक है, a1 into tau। क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम लोग डिटेल में जाएं, ठीक है, तो हम लोगों को दिख जाएगा कि सर इक्वेशन जितने भी होंगे ना, उतना हमारे पास क्या होगा, जितने मोशन होंगे उतने इक्वेशन होगा। अगर एक इक्वेशन है हमारा तो उसके लिए हम लोग लेंगे क्या, अगर इक्वेशन हमारा इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a1
टाउ 1। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 हो गया। उसी तरीके से अगर हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर 2 को, इसके लिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा V2 इज इक्वल टू U2 प्लस A2 इंटू टाउ 2। इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर 3 अगर हो जाएगा तो इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा वो आएगा V3 इज इक्वल टू U3 प्लस A3 इंटू टाउ 3 एंड सो ऑन। अगर हम मान लेते हैं कि nth नंबर का जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारा, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, Vn इज इक्वल टू Un प्लस An इंटू टाउ। होगा कि नहीं होगा पहले बताइए। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें U1 V1 ये सब चीज का बात करें, टाउ 1 क्या है, टाउ 1 इज द टाइम इलैप्स्ड, ठीक है, सिंस इट सफर। लिख देते हैं, देखो ये यहाँ पे, ठीक। और टाउ का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। यानी अगर हम लोग सिंपल सा अगर इसी चीज को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे उसका एक एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, जब सारे फाइनल वेलोसिटी का अगर आप एवरेज निकाल लेंगे ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटी, मतलब V1 प्लस Vn तक लिए हैं। और एवरेज कैसे निकलता है, टोटल को किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक। तो V इज इक्वल टू जो हमारा इक्वेशन था उसको भी तो लिखना पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे U1 प्लस क्या था ये A1 प्लस, उसी तरीके से क्या लेंगे U2 प्लस A2 इंटू टाउ 2। इसी तरीके से डॉट 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 कर देंगे और लास्ट में कहाँ तक आएगा प्लस, या लास्ट वाला वैल्यू ले लो UN प्लस AN। तो A जो है हमारा, पीछे जो हम लोग एक्सीलरेशन निकाले थे वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले थे। कंडक्टर के अंदर आयंस होगा क्या अंदर में, कंडक्टर के अंदर, हाँ किसी तरह का आयंस होगा क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी। चार्ज की जगह हम लोग हमेशा वहां पे किसको कंसीडर करेंगे, जो कंडक्टर के अंदर हम लोग फ्लो निकाल रहे हैं, किसका फ्लो निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो निकाल रहे हैं। यानी कि इंटायर सिस्टम में हमारा जो चार्ज है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस, ठीक, Q इज इक्वल टू E फॉर ऑल मोशंस, ठीक है। तो चार्ज के सेम होने की वजह से तुमको याद होगा हमारा जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन आया था वो क्या आया था, A इज इक्वल टू आया है हमारा इक्वेशन E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन M, यही ना आया था इक्वेशन, ठीक। हमें ये चीज सोचना है कि क्या कंडक्टर के अंदर हमारा मोशन किसी पॉजिटिव आयन के कारण हो रहा है, या किसी नेगेटिव आयन के कारण हो रहा है, या फिर प्रोटॉन के कारण हो रहा है, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, देखना पड़ेगा। तो हम जो अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर हम प्रोटॉन को भी कंसीडर करते या फिर किसी दूसरे चीज को भी कंसीडर करते तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता, अलग अलग आता। लेकिन हम हर जगह किसको ले रहे हैं, यहाँ मोशन किसका है, इलेक्ट्रॉन का ही मोशन है। यहाँ पे भी मोशन किसका है, इलेक्ट्रॉन का ही मोशन है। यानी हर जगह जो हमारा जो चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ना ही कोई पॉजिटिव आयन है, ना ही कोई नेगेटिव आयन है, ना ही कोई प्रोटॉन है। इसीलिए, और तुमको पता है एक्सीलरेशन 3 फैक्टर पे डिपेंड कर सकता था, एक इलेक्ट्रॉन पे, मतलब एक चार्ज पे। तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। दूसरा, क्या हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द प्रोसेस चेंज हो रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन का मास हर जगह अलग अलग बदलेगा। हमारा जो मोशन है, जो एक्सेलरेशन है, वो सिर्फ 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किस पे, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मास ऑफ द बॉडी। एंड इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू डॉट 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 क्या हो जाएगा, AN एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चूंकि हमारा A तो सेम है, ठीक,
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज vd कितना हमारा आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को तो हम लोग एवरेज मान लिए vd, तो लेफ्ट हैंड साइड का कहानी हो गया खत्म। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक। तो राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, सारे इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज लेंगे, क्या अभिनव, ठीक। u1 u2 u3 Yes, u4 है, sir. सबका एवरेज लेंगे तो हम लोग ले सकते हैं ना, un का, और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, इसका एवरेज ले लिए, Yes, sir. ठीक है बाबू। उसके बाद चूंकि अब तो हमको एक्सीलरेशन सेम मिल गया, तो a1 a2 a3 का जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग सीधे यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, Tau. a, और टाउ तो अलग अलग है सबका, तो ये टाउ 1 Yes, sir. प्लस T1. टाउ Tau. 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, Tau. इसको क्या बोलेंगे, n से डिवाइड, N से. ठीक है। जानते हैं कि हमारे इस मोशन में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या है, 0, यानी कि ये u का जो मीन होगा इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। हर मोशन में जो हमारा बेसिक जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो हमारा फाइनल इक्वेशन यहाँ क्या आएगा, देखिए vd इज इक्वल टू 0 प्लस a, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं टाउ, ठीक। और टाउ क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, कि सर जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। T1 T2 क्या है, सक्सेसिव टाइम है, सक्सेसिव, हर मोशन का अलग अलग, लेकिन टाउ आपका क्या बताएगा, एवरेज टाइम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, और इसी को कहा जाता है क्या, ठीक। इसका एक और नाम है, बहुत अच्छा नाम है, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, याद रहेगा। हमारे पास इक्वेशन क्या आया, vd इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू टाउ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक, कि इक्वेशन हमारा आ गया फाइनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कितना, तो इक्वेशन आ गया सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, टाइम का पता है क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड्स होता है। सोचो कितना छोटा होता है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन टकराता है तो इतने सेकेंड के लिए रुकता है, फिर अगला टकराव शुरू हो जाता है, ये एवरेज टाइम है, ठीक है। जबकि सक्सेसिव टाइम ज़्यादा कम हो सकता है ना, किसी में ज़्यादा टाइम लगे, किसी में कम टाइम लगे, लेकिन एवरेज टाइम क्या होगा, ठीक, इसी रेंज का हो। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, नाउ वी हैव a इज इक्वल टू माइनस e इंटू e अपॉन m, दैट इज इक्वेशन 1, एंड वी हैव vd is equal to a into tau. Is it okay? So can we put the value of a in this equation? Because both accelerations are same. This acceleration is meant for the acceleration of electron inside the metal due to the two different forces. One is mechanical force and one is electrostatic force. So these both a's are equal. So एक a का भी वैल्यू है हमारे पास, vd का भी वैल्यू है, तो a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग वैल्यू, ठीक है। तो देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। तो अगर हम लोग एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात करें, ठीक है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अभी तक तो वेक्टर के फॉर्म में ले रहे थे, जनरली हम लोग को अगर कैलकुलेशन करना होगा तो क्या हो जाएगा, vd इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। साइन क्या शो करता है यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करता है, लिख लो इसको, फील्ड का डायरेक्शन। वैसे भी तुम देख सकते हो ना, जैसे कि मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है,
अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है, ई का डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो वीडी का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। एक छोटा सा रिजल्ट और है, उसको आप लोग लिख सकते हैं। तो ये मेनली हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। 5 स्टार लगा लीजिएगा इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबिलिटी। बहुत ज़्यादा फेमस टर्म नहीं है, बहुत फ्रिक्वेंटली आपको यूज करने में नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये आपको काम बहुत आएगा, ठीक। इसको डिनोट किया जाता है म्यू से, मोबिलिटी को, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, एक बार पढ़िए तो इस डेफिनेशन को जो हम लिखाए हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर म्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है, वीडी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी, ठीक। तो वीडी का एक बार वैल्यू भी लिख दो। तो वीडी का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की जगह एक नॉर्मल चार्ज के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू ई अपॉन एम, ये होता है एक्सेलरेशन, इंटू टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम, और नीचे में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ देखो तो ये कुछ कटेगा क्या, ई से ही कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं दिया हो तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं क्यू टाउ। एक सेकेंड इसको डिलीट करने दो, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक, Q इंटू टाउ डिवाइडेड बाय m, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। टाउ क्या होता है पता है आपको, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब अगर इसी चीज को अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना हो तो फॉर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या निकालेंगे इसको, म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या निकलेगा, देखो क्यू की जगह तुम ई रख दो, टाउ इलेक्ट्रॉन का टाउ है तो इलेक्ट्रॉन का कर दो, ये किसी भी चार्ज के लिए निकल सकता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एम पुट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। यहीं पे अगर होल्स के लिए निकालना है, और इसलिए ना हम आप लोग को जो पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसमें हम अलग अलग पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर होल्स के कारण हम लोग को मोबिलिटी निकालना होगा तो म्यू एच अपॉन यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, होल का भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उतना ही होता है, ठीक है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम उसका अलग होता है, तो ये हो जाएगा टी एच अपॉन मास क्या हो जाएगा, चार्ज तो उतना ही होता है मास, ठीक, या फिर इलेक्ट्रॉन का ही मास आप ले सकते हो। होल्स का चूंकि मास हम नहीं कर सकते हैं, किसके कारण, प्रोटॉन के बराबर है या फिर डबल प्रोटॉन के बराबर है। जनरली प्रोटॉन के बराबर ही होता है जनरली मास ऑफ होल, लेकिन हम लोग यहाँ पे मास ऑफ होल बॉडी यूज किया, ठीक। The total current in the conducting material is the sum of the current due to the positive current and the negative current। तो मेनली अगर होल्स की बात हम करेंगे भी तो कहाँ के लिए करेंगे, सेमीकंडक्टर के लिए करेंगे, याद रहेगा। होल्स याद है ना, उस दिन पढ़ाए थे, सॉलिड में मेटल थी, सॉलिड में हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो जो टोटल कंडक्टिविटी आएगा सेमीकंडक्टर में वो क्या होता है, इन दोनों की वजह से आता है, होल्स प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स की वजह से आता है सेमीकंडक्टर में। तो ये ऑल टुगेदर एक अलग बात है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें क्या, इसमें याद रखने वाला बात है
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो से मोबिलिटी निकलता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप लोग निकालना चाहिएगा इसका एसआई यूनिट, ये भी आप निकाल सकते हैं इसका एसआई यूनिट, ठीक है, ऑफ म्यू। क्या होगा एसआई यूनिट बताओ? तो हम सीधे लिख दे रहे हैं, बाकी आप कैलकुलेटर करते रहिएगा कि ये होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, या फिर एक और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर न्यूटन कूलम, पर न्यूटन